भारतीय संविधान के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन करना वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और उसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना बाकी रह गया था। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में और जानेंगे यहाँ से क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो वर्णन किया गया है कितने आर्टिकल में, यानी अनुच्छेद कितने में। तो ये है अनुच्छेद आपका 19। मैंने ए लिख दिया, ये बोले तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 में है। आपको प्रश्न आएगा अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, तो स्वतंत्रता का अधिकार से। ठीक है, आपको याद रखना, परीक्षा प्रश्न आता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ऐसे घुमा के पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन किया गया है किसमें, अनुच्छेद 19 में। आप जानते हैं इसमें क्या क्या बात कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का ना उल्लेख था। पहले 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 कितने प्रकार के, 7 प्रकार के, यानी हमें 7 प्रकार के ना मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो, 6। एक जो आपको है ना पैसा रखने का अधिकार, यानी धन दौलत का अधिकार। ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार, उसको निकाल के रख दिया 300 के कम है। याद रखेगा 300 के कम है, 300 के कम है। पहले ना आपको 19 में था। ठीक है, धन दौलत, धन का अधिकार क्या है, धन का अधिकार, यानी धन, धन समझते हैं ना, धन धन, आप सबके पास धन है ना जी, धन दौलत। ठीक है, तो उसको रख दिया गया 300 के कम है। किसमें, हाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कहता है कि अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार, ये धन लिखे ना, धन, इसको कहते हैं संपत्ति। क्या कहते हैं, संपत्ति, यानी धन ही में संपत्ति होता है, संपत्ति यानी संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये अब निकाल के रख दिया आर्टिकल 300 के कम है। कितना, आर्टिकल 300 के कम है। याद रहेगा ना, ये संपत्ति का अधिकार हुआ जो पहले इसी में था। तो पहले आपको 7 गो था, अब क्या गो है, 6 गो। यानी जब हमारा संविधान बना ना तो मौलिक अधिकार हमको 7 गो मिला था उस समय। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान में बना है 7 गो मौलिक अधिकार का। ठीक है, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति समझ रहे हैं ना, संपत्ति बराबर धन, इसलिए मैंने धन कह दिया आपको। तो जो संपत्ति का अधिकार है ये निकाल दिया गया उसमें से। ठीक है, और रख दिया गया 300 के कम में। तो पूछेगा वर्तमान में हमारे संविधान में क्या गो मौलिक अधिकार है, और ऐसे पूछेगा आपको जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तब मौलिक अधिकार कितना वर्णन किया गया था, तो 7। तो पूछेगा कि कौन सा मौलिक अधिकार को उसमें से हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इससे हटा दिया गया। कहाँ रख दिया गया, 300 के कम में। समझ में आया ना, हाँ। तो यही कहानी है। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार को परिवर्तन कर दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को, इसको रख दिया कहाँ, 300 के कम में। और ये प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, अभी जो भी एग्जाम आपका आएगा जैसे डीएलएड, बीएड, एसएससी, एमटीएस, वहां पे ना ये प्रश्न रहता है। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार ना मौलिक अधिकार न रह करके 300 के कम में चला गया, कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कानूनी अधिकार। तो वही यहाँ पे कहता है, ठीक है, कि ये कब किया गया था। ठीक, तो कहता है अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 के एफ संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी कि ये जो बदलाव किया गया ना, 44वां संविधान, मतलब हमारे संविधान में ना जो संशोधन हुआ ना 44वां। ठीक है, लेकिन कब, 1978 में, यानी 1978 में इसको बदल दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को ना 300 के कम में कब रखा गया, 300 के जो कम में रखा गया, ये कब, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में रखा गया। ठीक है, यानी कि 19 के पहले था 19 के एफ में, कहा था 19 के एफ में, तो एफ से निकाल दिया गया, 19 के एफ से निकाल के रख दिया गया क्या में, 300 के कम में संपत्ति का अधिकार। समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो कहता है कि अभी जो हमें 6 को दिया गया है ना उसके बारे में, यानी कि अब हमें 6 को जो अधिकार मिला है उसके बारे में। तो 19 के ए में है बोलने का अधिकार, माने अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति क्या कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं, आपके मन में आया बोलते, इसका मतलब कि किसी को गाली दे दीजिएगा नहीं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की आजादी मतलब आपके मन में जो विचार रहा है ना वो आप किसी के सामने रखिए। ठीक है, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति आजादी, यानी स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको जो बोलने की आजादी है उसके बारे में। 19 के ए क्या में, 19 के ए, तो ये ना यादें करते चल रही है। 19 के ए में आपको कौन सा आजादी मिला है, 19 के ए में बोलने की आजादी, माने आपके अंदर कोई विचार आ रहा है तो आप बिना डरे आप अपना विचार न रख सकते हैं। ठीक है, विचार तो कमी बेसी हो सकता है ना, जो बड़े लोगों में विचार आता है छोटे लोगों में भी वही विचार आता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। ठीक, स्पष्टता कम होता है। तो विचार आपके अंदर आया तो बिना डरे हुए आप अपना विचार रख सकते हैं। ये 19 के 1 में कहा गया है, उसको कहते हैं बोलने की आजादी। क्या कहते हैं, उसके बाद 19 के बी शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की आजादी और सभा करने की आजादी, यानी कि बिना हथियार गोली बारूद लेकर के, बिना हथियार गोली बारूद लेकर के, मतलब लेकर के नहीं, बिना उसके आप कहीं खड़ा हो सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं, मतलब एक ऐसा जगह पे जहां पे किसी को विरोध ना हो, जहां पे किसी का गतिरोध नहीं हो, किसी का हनन नहीं हो अधिकार का। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोड पे खड़ा हो जाइए, गलत बात है। ठीक है, तो ये बात कहा 19 के बी में, यानी शांतिपूर्वक ना आप सभा कर सकते हैं,
हथियार उथियार नहीं लेके जाना है, उसमें गोली बारूद का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा वाला, ठीक है, समझ गया। तो 19 के बी में क्या है, शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद 19 के सी में कहता संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ क्या होता है देख लीजिए। तो 19 के बी था, आप समझ गए ना जी, 19 के बी फरिया गया। अब 19 के सी में देखते हैं, ठीक है। संघ समझ रहे हैं, संघ, संघ क्या होता है, संघ, संघ समझ रहे हैं, संघ, संघ, संघ मतलब होता है क्या, संगठन, ठीक है, कि आप अपने लिए वो संगठन बनाइए, समझ गए। जैसे तरह तरह के संगठन है ना आपका, जैसे धर्म वाला संगठन है, हिंदू धर्म संगठन, जैसे कि अभी अब कैसे समझाते हैं आपको, जैसे बालाजी संगठन है, ठीक है, तरह तरह के संगठन है, बजरंग दल है, ये सब संगठन है, ठीक है, आरएसएस है, ये सब संगठन है, ठीक है, समझे। अलग अलग धर्मों का अलग अलग संगठन है, ठीक है। तो आप संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने के लिए ना आजादी है, 19 के सी में बताया गया, ठीक है, कि आप संगठन बनाइए, शांतिपूर्वक जो करना है। संगठन क्यों बनाते हैं, विकास के लिए ना, कि सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे, कोई कमी है तो मिलजुल कर देखभाल करेंगे, ठीक है, इसलिए संगठन बना सकते हैं, ठीक है। तो 19 के सी में कह रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्या बनाने की, और जब भी संघ बनता है तो सबको मिला के ना बनता है जी, भारत क्या है, राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1, तो क्या सबको मिला है ना। इसी तरह से आप संघ बना सकते हैं, जिससे हमारा ना भाईचारा बढ़े, ठीक है, लोगों में तनाव कम हो, विश्वास बढ़े, ठीक है। तो संघ बनाने की आपको आजादी है 19 के सी में, यानी अनुच्छेद 19 के सी में ये बात कहा गया है। अब है अनुच्छेद 19 के डी। अब डी में देख लीजिए क्या गया है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, माने आप देश के किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं, जा सकते हैं, जितना हमारा राज्य है, यानी 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, आपको जाना है जाइए ना, घूमना है घूमिए, कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है, समझ गए। तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो ये बात कहा गया 19 के डी, ये बात कहा गया 19 के, समझ गया, 19 के डी में, यानी बेबाक आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, और आ सकते हैं। भारत में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, क्या गो राज्य, 28 गो, क्या केंद्र शासित 8 गो। तो आपको जहां जाना है घूमने के लिए जाइए ना, आपको कोई टिकट मांग रहा है क्या, जाइए, आजाद है आप, ठीक है। तो भारत में कोई भी नागरिक आर्टिकल 19 के डी का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, जितना हमारा भारत राज्यों का संघ में जितना हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो आप देखिए अनुच्छेद 19 के ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अब 19 के आपको ई में बात कर बता दिया कि देश के ना आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के बस सकते हैं, रह सकते हैं, आपको आजादी है, समझ गए, आपको आजादी है। हमारा 28 राज्य है ना जी, आप कोई भी राज्य में जाइए, आपको आसाम जाना है जाइए, आप दूसरा देश ना चल जाइए नेपाल में, वो दूसरा देश हो गया, ठीक है, हमारा पड़ोसी कंट्री है वो, वहां पे नहीं, हमारा 28 राज्य है ना, आप चले नीचे चले तमिलनाडु, केरल चल जाइए, ऊपर चल जाइए, पहले नहीं जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन 2019 में इसको बदल दिया गया, अब जम्मू कश्मीर में भी आप रह सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ाएंगे अलग से, एगो विशेष बातें कि क्या क्या बदलाव हुआ वहां पे, क्या क्या हुआ, लेकिन अभी जो हमारा 28 राज्य है ना, आप कहीं भी जाकर के बस सकते हैं, ठीक है, बसने की आजादी मिल गया। इक्का में है अनुच्छेद 19 के ई में। तो फिर से सुनिए, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के जी में है, कोई भी व्यापार एवं वाणिज्य चलाने की स्वतंत्रता। अब इसको याद रखिए, 19 के जी समझ रहे हैं ना। तो 19 के जी में क्या कह रहा है कि आप ना कोई भी व्यापार चुन सकते हैं, समझ गए। आपको मन है लकड़ी का काम करना तो करिए, आपको मन है कोयला का काम करना तो करिए, आपको मन है सोना का काम करना तो करिए, समझ रहे हैं ना। आप अपना मन से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आपको कपड़ा बेचना है तो बेचिए, आपको आलू बेचना है तो बेचिए, आपको किसानी करना करिए, मतलब आप आजाद हैं। पहले मनु में आपको पढ़ा था ना, मनु स्मृति में कि जाति के आधार पर बांट दिया था, वर्ण व्यवस्था पढ़ा था ना, कि तू खेती करेगा, तू राजा महाराजा है, तू बड़े जाति का है, बांट दिया था ना। लेकिन अभी वो सब नहीं चलेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हमारा संविधान में बताया गया, ठीक है। भारत क्या है, यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहाँ पे ना राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारा देश क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है, इतना तक समझ गए। तो अनुच्छेद 19 के जी में कथी है, ई ना मुंह पर याद रखना है। अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने की आजादी, बी में क्या है, शांतिपूर्वक सभा करने की आजादी, सी में क्या है, संघ बनाने की आजादी, डी में क्या है, हाँ निवास करने की आजादी, ई में क्या है, ई में है निवास करने का है, डी में व्यापार करने का है, हाँ याद है। तो डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, आवागमन की आने जाने का, डी में आने जाने का, आने जाने का, ई में क्या है, निवास करने का, और जी में है व्यापार करने का, माने कि आपको कोई भी मन है व्यापार कर सकते हैं जी में, ठीक है।
तो इस तरह से ना ए से लेकर के जी तक याद रखेगा। एफ वाला को आपको निकाल दिया और 300 के कम में रख दिया। ये क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। कैमा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978। इतना तक पढ़िया गया। तो आगे चल जाए। चलिए देखिए, कहता है अनुच्छेद 20। ये तो अनुच्छेद 19 के बारे में हम लोग पढ़िया लिए ना। अब अनुच्छेद 20 में क्या कहता है देखिए, कहता है अपराध के लिए ना दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि इसके तहत 3 प्रकार की ना स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए ना एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक है, समझ गए? कहता है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ना न्यायालय में ना गवाह देने की बाध्यता नहीं है। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति कोई सजा किया है, ठीक है, सजा किया तो उसको गलत कर लिया, उसको अपराध हो गया तो उसको सजा मिलेगा ना। तो जो उस समय सजा का प्रावधान किया गया वही सजा मिलेगा, न कि पहले से चला रहा से या फिर कोई नया कानून बन गया से, उसको वही मिलेगा जो लिखा हुआ है। तो ये अनुच्छेद 20 में बात किया गया। किसमें? अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 के बारे में याद रखिए। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको क्या करना है? उसको सजा मिलेगा ना जी। हाँ, तो जो कानून रहेगा तब ना। तो एक अपराध के लिए एक ही सजा ना। एक अपराध किया था क्या सजा? एक। हाँ, एक ही सजा देना है। ठीक है, तो ये बात किया गया आपको अनुच्छेद 20 में, यानी अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में। ठीक, अब आपको देखना अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। समझ गए? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यहाँ से प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से आर्टिकल 21 में क्या वर्णन किया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। समझ गए? यानी किसी का जीवन है, किसी का जिंदगी है, ठीक है, उसको सांस लेना है, उसको वातावरण में रहना है, उसको अपने आप को विकास करना है, ठीक है, ये सब चीज नहीं छीन सकते उसको। ठीक है, तब प्राण एक एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी दिया गया आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसको कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी। किसी के अंदर प्राण है, किसी के अंदर जान है, तो उसको जो जीवन में चाहिए वो तो लेवे ना करेगा। सांस लेना, घूमना, उसको यो बंद कर दीजिए कि सांस ना ले, ना खो, यो बंद कर दीजिएगा, तो ये सब गलत बात है। स्वच्छ वातावरण उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बन रहा है अनुच्छेद 21 में। लेकिन कुछ बात कहा गया, देखिए अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को ना स्वच्छ और एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। यानी स्वास्थ्य माने की तबियत स्वस्थ रहेगा तब ना जी। हाँ, और उसके बाद स्वच्छ पर्यावरण, यानी पर्यावरण ना उसको अच्छा से देना है, मतलब जहाँ पे वो सांस ले सके, अच्छा से रह सके। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको एनजीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनजीटी। तो आप इसको याद रखिए शॉर्ट में, एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया। यानी एनजीटी भारत में कहीं आया? 2010 में। कहता है अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। तो आपको पूछेगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कहीं किया गया? 2010 में। कहता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय ना नई दिल्ली में है। तो अपना राजधानी है नई दिल्ली, तो यहाँ पे एनजीटी का मुख्यालय है। पूछेगा एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? पूछेगा एनजीटी का स्थापना कहीं होगा? हाँ, अब एनजीटी क्या करेगा इसके बारे में समझ लीजिए। जबकि चार अन्य इसका ना पीठ है, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, मतलब इसका छोटा छोटा और ब्रांच भी है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में ना पर्यावरण से संबंधित मामलों का उत्तरदायी है। यानी देश का कहीं का जैसे रेड कैप जारी हो गया, पता है ना, ऑरेंज कैप जारी हो गया, मतलब कहने का मतलब कि वातावरण जहाँ बिगड़ जाता है ना, तो तरह तरह के ना सूचना जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है क्योंकि वहां का वातावरण खराब हो गया, कहीं बहुत सारा धूप है, बहुत धूल उड़ रहा है, वहां पे स्वास्थ्यकर नहीं ना है, कहीं देखिए तो खाली मॉइस्चर है। ठीक है, तो एनजीटी मानव के रहने के लिए ना वो तय करता है पैमाना। ठीक है, तो अभी देखे थे ना स्वच्छ शहर इंदौर को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो मानव के रहने के लिए ठीक है, वहां पे पानी भी ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीज का ना पैमाना तय करेगा एनजीटी। ठीक है, और मानव के वास होने के लिए जगह वहां पे कैसा है इसके बारे में निर्देश देगा सरकार को। ठीक है, और अगर किसी तरह की समस्या है तो जारी करेगा गाइडलाइन, और जारी करके बताएगा कि यहाँ पे मानव रहने की ना लायक नहीं है जगह। ठीक है, चाहे किसी भी मामले में हो, जैसे कि मानव के ना शरीर यानी बॉडी पे ना इफेक्ट करे, यानी स्वास्थ्य को। समझ गए? तो देखिए यही था बात इसके बारे में, एनजीटी के बारे में परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 21 का इसमें क्या गया है बताइए। कहता है राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के ना समस्त बच्चों को ना ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यानी 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चा को है ना राज्य कानून के अनुसार फ्री में शिक्षा देगा, माने कोई पैसा नहीं। तो सरकारी स्कूल है ना जी। हाँ,
तो ये कहा अनुच्छेद 21 के क, ठीक है। और ये किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002, समझ गए। फ्री में शिक्षा कहिया करेगा? हाँ 2002। कैसे क्या? 14 से 6 वर्ष तक के बच्चे को क्या करना है? मुफ्त शिक्षा देना है, ठीक है। ये बात अनुच्छेद 21 के क में, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कहता है अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे ना 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। यानी किसी को आपने जबरदस्ती अपने हिरासत में ले लिए, ठीक है, मैंने कैद कर लिए, तो उसको 3 तरह की आजादी है। क्या? देखिए पहला, हिरासत में लेने का ना कारण बताना कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार किए हैं, आप पहले बताइए, तब हम जाएंगे आपके साथ। पहले कारण बताइए, आप चुपचाप हमको नहीं ले जा सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, यानी 1 घंटा आने में लगा जाने में लगा उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसे ना दंडाधिकारी, अब दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट, कौन होगा? दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट, हाँ, यानी दंडाधिकारी के समक्ष ना पेश किया जाएगा उसको, यानी मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर में उसको लेके जाना है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, उसे ना अपने पद के वकील, यानी जो उसको पसंद है ना, जो उसको पसंद है उस वकील को ना वो हायर करेगा, माने रखेगा, ठीक है। यानी उसे अपने पसंद के वकील से ना सलाह लेने का अधिकार है कि ठीक है जाइए वकील से बात कीजिए कि आपके ऊपर ये चार्ज लगा है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है भारत के संविधान में, उसके तहत आपको सजा मिलेगा, या फिर वकील लिख के दे देगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, या फिर मजिस्ट्रेट कहेगा कि इसको छोड़ो, तुम लोग गलती उठा के ले आया है। यानी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर साबित करना होता है, ठीक है, समझ गए। अब 24 घंटे के अंदर में आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको छोड़ देना है, चलिए जाने दीजिए, उठा के ले आते हैं खाली छोटे छोटे, ठीक है। वो कहेगा कि आपको क्यों उठाया गया है, वो पूछेगा उससे, आप साफ साफ कहिए, तो वो लिखेगा, चार्जशीट बनाएगा, ठीक है। और उसमें जो दोष होगा, जो उसके ऊपर आरोप लगेगा, वो उसको कहेगा कि साबित करने के लिए पुलिस को, ठीक है, तो फिर उस पर कार्रवाई होगा, ठीक है। देखिए आगे कहता है, यहाँ पे और कुछ बताया गया, निवारण निरोध है क्या? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3 और 4, फिर से सुनिए, निवारक निरोध कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। कहता है निवारण निरोधक कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि तुमको लग रहा है कि नहीं अपराध करने जा रहा है, तो पुलिस को अधिकार दिया है कि पहले इसको गिरफ्तार कर लीजिए, क्या है कि इन अपराध न करेगा, पकड़ लीजिए उसको, तब ना कोई गोली बंदूक लेकर के जा रहा था, उसको गोली बंदूक छीन लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, तो नहीं ना करेगा कोई क्राइम। तो ना अधिकार दिया गया है पुलिस के पास, क्यों ना उसको पहले पकड़ लेगा और उसको पता हो जाएगा, तब पता होगा तब ना। तो वही निवारक निरोधक विधेयक इसमें लाया गया, ठीक है। तथा निवारक निरोधक कानून के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोधक का उद्देश्य व्यक्ति को ना अपराध के लिए ना दंड देना नहीं, वरना उसे ना अपराध करने से ना रोकना है, यानी कि उसको पकड़ के रख लो, अपराध नहीं करने दो, ठीक है। वस्तुतः यह निवारण निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब क्या होता है, देखिए तब क्या होता है, कहता है सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षण में रख सकती है, ठीक है, यानी कैद में, ठीक। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक के लिए निरुद्ध करना है तो इसके लिए ना सरकार के बोर्ड को अपना प्रतिवेदन देना होगा, ठीक है, सलाहकार बोर्ड को ना प्रतिवेदन देना होगा कि लिख के बताना होगा, ठीक है, कि आप क्यों ज्यादा दिन तक रह रहा है, उससे परमिशन लीजिए, इसका कहने का मतलब। कहता इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को ना यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। मतलब कहने का मतलब देश की सुरक्षा से संबंधित है तो लोगों के सामने इसकी बात लाना जरूरी नहीं है, उसको कैद में रख देगा, 3 महीने से ज्यादा भी रख सकता है, ठीक है, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात रहेगा तब, ठीक है। कहता है निरुद्ध व्यक्ति को ना निरोध आदेश के विरुद्ध ना आवेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब 3 महीने से ज्यादा भी रख लिया ना तो अब वो अपने अनुसार ना एक वकील रखेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में सुनवाई के लिए, ठीक है। अब आगे कुछ बताया गया और कहता है निवारण निरोध के संबंध में ना अब तक बनाई गई गतिविधियां, तो जो अब तक बनाई गई गतिविधियां है ना, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जानेंगे यहाँ से क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है।